Hello friends, so today we will start our next chapter, that is chapter 6, and we will discuss chapter 5 later. Okay? तो देखिए इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये चैप्टर 6 है, इसको आज हम देखेंगे और चैप्टर 5 हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए चैप्टर 6 में क्या है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, किस तरीके से डीएनए बनता है, किस तरीके से डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन, ये प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको शॉर्ट में डीएनए बोलते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएनए। ये दो तरीके के हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड, जो कि लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, यानी ये डीएनए आरएनए दोनों को हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर हुआ? और भी कई सारे बातें हैं, तो बातें हम सारा चैप्टर में बाद में सीखते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो देखिए यहाँ पे आरएनए और डीएनए में अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है डी ऑक्सी। क्लियर हुआ? डीएनए में क्या डिफरेंस है, डी ऑक्सी, और यहाँ पे बाकी वही है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ऑक्सीजन से कुछ रिलेटेड है। डीएनए में एक OH ग्रुप कम होता है। क्लियर हुआ? और यही आरएनए में एक OH ग्रुप ज़्यादा होता है। तो ये जो कम होता है, इसी कम की वजह से इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी, और इसका हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये देखिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बाकी आरएनए का केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ? फिर देख क्या कह रहा है, डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल मीन्स ऐसा मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ होता है। क्लियर हुआ? अब वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से काम करेगा, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ना है। तो अभी सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। क्लियर हुआ कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन कुछ वायरस में। और जो मेन फंक्शन आरएनए का होता है वो होता है एज अ मैसेंजर, यानी एक जगह से दूसरे जगह को मैसेज को ट्रांसफर करना। ठीक है, और इस आरएनए के कुछ और भी रोल होते हैं, जैसे कि ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है आरएनए। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे डीएनए, इट्स रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए यानी बनता है, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। यानी पुराना जो एक सेल है, उस सेल से जो नया सेल बनेगा, उस नया सेल बनते टाइम पे जो डीएनए बनेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। अब जो आरएनए है, आरएनए से डीएनए जो बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो आरएनए है, इस आरएनए के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर हुआ? और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अमीनो एसिड लिखा हुआ है। प्रोटीन क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, ठीक, ये सपोज करिए अमीनो एसिड है। 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं। ये अमीनो एसिड जब आपस में लिंक होते हैं और जब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटीन। यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन का मोनोमर है अमीनो एसिड। मोनोमर मतलब जो सिंगल यूनिट। और इसका पॉलीमराइजेशन, यानी कि ये जो अमीनो एसिड है, इसके ज्वाइंट होने के बाद बनता है प्रोटीन। क्लियर हुआ? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन्स। ठीक है, यानी ये जो आरएनए बनेगा, इस आरएनए के पास एक जेनेटिक कोड होगा, उसके पास कुछ कोडिंग होगा। वो सारी चीज़ें हमें चैप्टर में आगे डिस्कस करना है। यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू खाली दे रखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, सब सीखने को मिलेगा। तो ये जो आरएनए के पास जो कोडिंग छुपा हुआ है, उस कोडिंग के अकॉर्डिंग जो एमिनो एसिड का जो सीक्वेंसिंग होता है, यानी अमीनो एसिड एक प्रॉपर सीक्वेंस में जुड़ता है, फिर जो प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी कहीं ना कहीं सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आरएनए जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर हुआ?
फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ, द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब न्यूक्लियोटाइड समझने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, एक देखिए ये फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस लगा हुआ है और एक पेंटो शुगर लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक बेस लगा हुआ है। तो इन तीनों को मिला के मतलब ये तीनों जब आपस में एक ग्रुप बना रखा है तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ। ये जो ये तीनों, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा और एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा। क्लियर हुआ। ये तो है फॉस्फेट ग्रुप, ये है शुगर और ये जो है ये बेस है। और ये क्या क्या बेस है वो अभी हम आगे देखते हैं। क्लियर हुआ। तो मतलब अगर न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं मतलब इस एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इतना इमेज आपको आपके मन में आना चाहिए कि जैसे न्यूक्लियोटाइड बोले तो याद आना चाहिए फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। ये तीन चीज आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ। तो अब आगे देखिए, द डिटर्मिनेशन of complete nucleotide sequence of human genome during last decades has set in a new era of genomic. In the last section, the essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. ठीक है, इसके बारे में भी चलो अभी ये सब मत देखिए, आप यहाँ से शुरू करते हैं द डीएनए से, क्योंकि जब तक नीचे की कहानी समझ में नहीं आएगी तो ये जो ऊपर का ओवरव्यू भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें नीचे आखिर में पढ़ना ही है। तो आइए हम डीएनए से शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, द डीएनए। तो देखिए क्या है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ। यानी ये जो डीएनए है ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इस ये जो पेंटो शुगर है इसमें एक अलग से OH ग्रुप होता है, तो यही चीज बन जाता आपका आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये किसका है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। क्यों, क्योंकि ये है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक। ठीक है, मतलब ये जो शुगर ग्रुप है ये डीऑक्सी है, मतलब इसमें OH नहीं है। क्लियर हुआ। तो ये जो आपका ग्रुप है ये, इसका जो लॉन्ग पॉलीमर मतलब देखिए कई सारे जो लंबे, 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत लंबे चेन चली जाएगी, तो वो जो ग्रुप है इस न्यूक्लियोटाइड का वही क्या बनाता है, डीएनए। क्लियर हुआ ये लाइन, कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। यानी डीएनए जो है ये जो पूरा न्यूक्लियोटाइड है इसका एक लॉन्ग पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब उसका ग्रुप है, ग्रुप। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब कह रहा है कि ये जो डीएनए की लंबाई वो डिसाइड करता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ, कि मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही ज़्यादा डीएनए का लेंथ होगा। क्लियर हुआ। जैसे कि मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तो दो अगर है तो इतना लंबा है, और यहीं पर अगर तीन होता तो कितना होता, तो तीन होता तो इतना लंबा होता। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ज़्यादा लेंथ होगा डीएनए का। ठीक है। और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर्ड टू एज बेस पेयर। तो ये बेस पेयर भी अभी आगे देखेंगे। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है यही डिसाइड करता है डीएनए की लेंथ को। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और यही है किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को भी कौन डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ए बैक्टीरियोफेज नोन एज 5×174। ये एक बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम है 5×174। तो इसके पास देखिए न्यूक्लियोटाइड होता है 5386 न्यूक्लियोटाइड। यानी ये जो 5×74 नाम का जो बैक्टीरियोफेज है इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्लियर हुआ। अब यही एक बैक्टीरियोफेज दूसरा होता है लैम्डा। ये दोनों अलग अलग तरीके के बैक्टीरियोफेज है। जो लैम्डा वाला बैक्टीरियोफेज है इसके पास देखिए होता है 48,502 बेस पेयर। बेस पेयर मतलब वो जो बेस देखा था ना, बेस,
मतलब जो न्यूक्लियोटाइड हमने देखा था, क्लियर हुआ। तो अभी देखेंगे, देखिए ये बेस पेयर का मतलब ये हुआ, ये तो एक चेन है, हमें पता है डीएनए होता है डबल हेलिक्स, मतलब डबल चेन होता है। तो ये देखिए ये है बेस पेयर, ये दिख रहा है ना, ये एक बेस, एक तो एक स्टैंड, फिर दूसरा स्टैंड ये है, तो एक स्टैंड का बेस फिर दूसरे स्टैंड का बेस, ठीक। तो ये हमेशा इस तरीके से अटैच हो रखा है, ये एक अटैचमेंट ये रहा, एक अटैचमेंट ये रहा। तो ये क्या है, ये बेस पेयर है, देखिए ये एक बेस ये एक बेस, तो ये हमेशा पेयरिंग में होता है, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिख रहा है ना आपको, ये जो बेस बेस के बीच का जो डिस्टेंस ये वाला ये, ठीक। चलिए मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है। वैसे डीएनए में तो 5 नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो टोटल डिस्टेंस है कितना हो गया, 5 10 15, यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 15, ठीक है। तो जब 15 हो गया तो मतलब कितने बेस पेयर हो गए, तो 5 5 10 5 15, यानी कहीं ना कहीं अगर हमें टोटल डिस्टेंस पता है या टोटल बेस पेयर पता है तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस, क्लियर हुआ। आप सपोज करिए अगर मुझे 15 नहीं पता है, मुझे बता दिया कि ये लो 4 बेस पेयर रखे हुए हैं, ठीक है, ये लो 1 2 3 4, हर किसी के बीच का डिस्टेंस है 5 5, तो हम इसको ऐड करके निकाल सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्लियर हुआ। तो यानी जो बेस का ये जो पेयरिंग है, ये पेयरिंग अगर हमें पता है, मतलब ये पेयर अगर हमें पता है कि कितने पेयर लगे हुए हैं, तो इसको हम निकाल सकते हैं। और ये ए फॉर एडिनिन और टी फॉर थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है। फिर ये नीचे के स्ट्रैंड, ये देखिए अभी आगे देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको फिर बेस पेयर दिखाने के लिए ये डायग्राम दिखाया था, क्लियर हुआ। तो देखिए वही कह रहा है कि अगर हमें बेस पेयर पता है, यानी वो जो भी दिखाया था, तो हम किसी भी डीएनए का लेंथ आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये रहा, ठीक। फिर इसके बाद ये रहा आपका बेस पेयर किसमें, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में। और यहाँ पे देखिए दे रखा है न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे दे रखा है बेस पेयर, तो दोनों से हम निकाल सकते हैं, क्लियर हुआ। ये याद रखना है आपको ये नंबर। फिर एस्चेरिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में ई कोलाई भी बोलते हैं, तो ई कोलाई के पास देखिए होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, किसके पास, ई कोलाई के पास। फिर इस तरीके से हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, और उसमें देखिए कितना होता है 3.3 इंटू 9 बेस पेयर, क्लियर हुआ। तो ये ह्यूमन के हैप्लॉइड का दे रखा है। आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी जो डीएनए का एक एक स्ट्रैंड हमें देखना है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी जो ये न्यूक्लियोटाइड था ना, न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड के अब चेन को देखना है, क्लियर हुआ। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये देखिए, इसके चेन के बारे में पढ़ना है ये, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आइए देखते हैं आगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन है इसके बारे में। Let us recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain। अब वो किसका, डीएनए या फिर आरएनए का। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, और किसी भी न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होता है। एक तो होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पेंटो सुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर हुआ। देखिए ध्यान से एक बार फिर से, 3 चीज होता है, एक तो होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटो सुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर हुआ। अब अगर यही पेंटो सुगर अगर आरएनए में है, तो आरएनए में होता है राइबोज सुगर, ध्यान रखिएगा फिर से एक बार। आरएनए के पास अगर है जो शुगर, उसको बोलेंगे राइबोज शुगर, और उसमें ओएच ग्रुप एक एक्स्ट्रा होगा। लेकिन यही पेंटो शुगर जब डीएनए के पास होगा तो वो कहलाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, और इसी राइबोज शुगर की वजह से ही नाम होता है डीएनए का डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर आरएनए, क्लियर हुआ। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये भी अलग अलग तरीके का होता है। पेंटोस
शुगर भी दो तरीके का होता है, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप एक ही तरीके का होता है। क्लियर बात? फिर से देखिए एक बार, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत होता है, ध्यान से आराम से। न्यूक्लियोटाइड मतलब वो आरएनए का हो चाहे वो डीएनए का हो, यानी जो अभी लॉन्ग चेन दिखाया था, चाहे वो आरएनए का हो चाहे वो डीएनए का, उसमें एक तो होगा नाइट्रोजनस बेस, एक होगा पेंटोस शुगर और एक होगा फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजनस बेस में क्या हो सकता है, या तो एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा, या फिर साइटोसिन, यूरासिल या थाइमिन। क्लियर हुआ? फिर अगर शुगर है तो या तो राइबोज होगा या फिर डीऑक्सीराइबोज। डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए के केस में राइबोज। ये बात क्लियर हुआ? अब कह रहा है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस होता है दो तरीके का। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो ग्रुप तो हो गया एक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। फिर जो नाइट्रोजनस बेस है ये होता है दो तरीके का, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर रखा है एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस को। क्लियर हुआ? जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन हम पढ़ेंगे, ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। यही बेस पेयर की बात ऊपर कर रहे थे। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस दो तरीके का, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर हम बात करेंगे एडेनिन, ग्वानिन, यानी जब भी कोई प्यूरिन बेस बोले मतलब एडेनिन और ग्वानिन के इमेज आना चाहिए। और पायरिमिडीन बोले तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये दो ग्रुप में रख दिया नाइट्रोजनस बेस को। अब कह रहा है साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरेसिल इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। क्लियर हुआ? कह रहा है ये जो साइटोसिन है, ठीक है, साइटोसिन तो डीएनए और आरएनए में दोनों में हो सकता है। साइटोसिन डीएनए और आरएनए में दोनों में हो सकता है। मतलब एडेनिन, ग्वानिन तो होगा, ये तो होगा ही दोनों में, ये दोनों भी होगा, और साइटोसिन भी हो सकता है। ऑप्शन आता है यूरेसिल और थाइमिन में। क्लियर हुआ? यूरेसिल और थाइमिन में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तीनों डीएनए और आरएनए में होगा। लेकिन फिर ऑप्शन आता है यूरेसिल और थाइमिन का। इन दोनों में से जो थाइमिन है, थाइमिन होता है डीएनए के पास और यूरेसिल होता है आरएनए के पास। ध्यान दीजिएगा, देख कई पॉइंट आ गया। नाइट्रोजनस बेस के अंदर प्यूरिन, पायरिमिडीन, प्यूरिन के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ठीक है, और उसके बाद इस पायरिमिडीन में से साइटोसिन तो दोनों में होता है, लेकिन फिर आता है यूरेसिल और थाइमिन। तो यूरेसिल आरएनए के पास और थाइमिन डीएनए के पास। इस तरीके से शुगर में ऑप्शन आता है कि जो आरएनए होगा, आरएनए में राइबोज शुगर और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। हो गया क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यही लिखा हुआ है, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, और यूरेसिल इस थाइमिन की प्लेस में कौन होता है, यूरेसिल होता है आरएनए में। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोस शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो पेंटोस शुगर के साथ जुड़ा होता है। यानी देखे तो यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये वाला देखिए, ये बेस है। अब वही देखिए, एडेनिन का शॉर्ट फॉर्म ए, थाइमिन का टी और जी सी, इस तरीके से। तो ये जो बेस है, ये शुगर के साथ ये जो बॉन्ड बना रखा है, ये कौन सा बॉन्ड, इसको हम नाम देंगे ये वाले बॉन्ड का एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पेंटोस शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हुआ? तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं अटैच है, मतलब ये सपोज करिए फॉस्फेट ग्रुप अभी अटैच नहीं है, केवल ये दोनों है, तो ये दोनों जब अटैच है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड मीन्स क्या है, ये शुगर वाला पार्ट और ये एक बेस वाला पार्ट, ये शुगर वाला पार्ट, ये क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये क्या है, ये
न्यूक्लियोसाइड, और जैसे इस पर्टिकुलर दो के साथ, ठीक है, इस पर्टिकुलर दो के साथ जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये टोटल क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ, साइड और टाइड। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि जैसे ये जुड़ जाता है तो क्या बना देता है, न्यूक्लियोसाइड सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन। तो अगर एडिनिन जुड़ गया, ठीक है ना, क्या जुड़ गया, एडिनिन, तो एडिनिन जैसे जुड़ जाएगा शुगर के साथ तो वो कहलाएगा एडिनोसिन। अब वही जो शुगर वाला ग्रुप है वो डीऑक्सी वाला शुगर है तो वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। ध्यान दीजिएगा, आराम से, थोड़ा समझने वाला चीज है, आराम से ठंडे दिमाग में समझिएगा। जैसे कि ये देखिए, अगर मैं आपको ऊपर और नीचे दोनों मैच करा के दिखाऊं, तो अगर ये जो शुगर वाला ग्रुप है, ये कौन सा शुगर है, राइबोज शुगर है, ठीक है। तो राइबोज अगर है मतलब एक OH उसमें है तो वो कहलाएगा एडिनोसिन। अगर DNA वाला राइबोज शुगर है यानी OH एक ग्रुप नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक, फिर इस तरीके से ये जो G वाला पार्ट है तो ग्वानोसिन, उसके बाद डीऑक्सी ग्वानोसिन। क्लियर हुआ, ये देखिए ये जो G वाला पार्ट है तो ये हो गया या तो ग्वानोसिन, RNA के केस में ग्वानोसिन, और DNA के केस में डीऑक्सी ग्वानोसिन। फिर इस तरीके से साइटिडीन, यानी अगर ये C वाला पार्ट जुड़ा हुआ तो साइटिडीन, और DNA वाला पार्ट है तो डीऑक्सीसाइटिडीन। फिर इस तरीके से यूरिडीन, उसके बाद डीऑक्सीथाइमिन। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे डीऑक्सी यूरिडीन नहीं है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए यही सब पॉइंट समझने वाला होता है। यहाँ पे लिखा हुआ यूरिडीन, तो जैसे यहाँ पे साइटिडीन डीऑक्सीसाइटिडीन, तो यहाँ पे यूरिडीन साथ में आना चाहिए था डीऑक्सी यूरिडीन। लेकिन हमें पता है कि DNA में जो यूरेसिल की जगह थाइमिन आता है, इसलिए यहाँ पे क्या डीऑक्सीथाइमिडीन यूरिडीन की जगह पे। क्लियर हुआ। अगर RNA की बात करें तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, थाइमिडीन, लेकिन आया यूरिडीन। क्यों, क्योंकि RNA में यूरिडीन होता है यानी यूरेसिल होता है इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन। क्लियर हुआ। तो देखिए ये सारा पॉइंट मैं काफी अच्छे से अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें बताइए। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5OH ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फेट लिंकेज, यानी ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या नाम है इसका, आप चाहे तो एनसीईआरटी में यहीं पे लाइन मार के नोट्स बनाते हुए चलिएगा कि इस बॉन्ड के ऊपर लिख दीजिएगा, क्या लिखना है, फॉस्फोस्टर लिंकेज। ठीक है, इस लिंकेज का क्या नाम है, यानी इस वाले बॉन्ड का क्या नाम है, फॉस्फोस्टर लिंकेज, और इसका क्या नाम था, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ध्यान दीजिएगा, जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है उसका नाम है फॉस्फोस्टर लिंकेज, लेकिन जब बेस अटैच होता है तो इसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, थोड़ा सा ये सारी बातें ध्यान रखिएगा आराम से ठंडे दिमाग में। तो ये क्लियर हो गया। तो ये देखिए अगर हम यहां से काउंट करें 1 2 3 4, फिर ये कार्बन है 5, और इधर होता है OH ग्रुप। ठीक, तो इस OH ग्रुप को हटा के कौन लग गया, फॉस्फोरस, यानी P लग गया। तो वही देखिए लिखा हुआ है, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5-OH, यानी ये जो है कार्बन 5 इसके साथ जो लगा हुआ OH 5-OH, उसको हटा के जब ये फॉस्फेट ग्रुप लग जाए तो जो पहले न्यूक्लियोसाइड, यानी यहां तक था न्यूक्लियोसाइड, ठीक, अब वो न्यूक्लियोसाइड लिंक हो जाता है और क्या बना देता है, न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिएगा, क्या बना देता है, न्यूक्लियोटाइड, या फिर क्या बना देगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। RNA के केस में न्यूक्लियोटाइड और DNA के केस में फॉस्फेट जुड़ रहा है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर हुआ। अब वही देखिए लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो भी शुगर होगा यानी
OH वाला होगा तो न्यूक्लियोटाइड, अगर OH नहीं होगा तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3-5- फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए उसके बाद कह रहा है जो दो न्यूक्लियोटाइड है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड ये और एक न्यूक्लियोटाइड ये, तो ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड है, देखिए एक का पोजीशन 5 वाला और एक का पोजीशन ये जो ये वाला है, ये कितना है, ये 3 वाला। तो कह रहा है ये जो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्लियर हुआ? फिर से देखिए एक बार, ये वाला जो लिंकेज था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या कहलाता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। लेकिन जब ये दो न्यूक्लियोटाइड, देखिए ये 5 वाला और ये इस पोजीशन यानी 1 2 3, तो 5 और 3 यानी 3-5- तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और इससे क्या बन जाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी ये दो जुड़ गया तो क्या बन गया, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इस तरीके से कई सारे जुड़ गया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ? पॉली मतलब बहुत सारे, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो। ठीक है, तो अगर एक है, एक के साथ ये यहां से देखिए ये तीसरा वाला नंबर, ये पांचवा वाला, तो ये जुड़ गया तो 3-5- फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी ये दो जुड़ गया तो बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड। अब अगर मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंट सच अ मैनर, मतलब इस तरह इसी मैनर में कई सारे जुड़ जाए, मतलब कि ये देखिए इसका 3, इसका 5, इसका तीसरा, इसका पांचवा, इसका तीसरा, इसका पांचवा, मतलब इस तरीके से कई सारे जुड़ जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ए पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड फ्री फॉस्फेट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इसके एक एंड में क्या दिखता है, एक फ्री फॉस्फेट रहता है और दूसरे वाले एंड में OH ग्रुप रहता है। तो फॉस्फेट वाला एंड किधर है, देखिए 5 नंबर पे है, 1 2 3 4 और ये रहा पांचवा कार्बन, तो इसको नाम दे दिया 5- फॉस्फेट एंड। और इधर OH ग्रुप है 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे, तो ये हो गया 3- हाइड्रोक्सिल एंड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए यही लिखा हुआ है कि पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज वन एंड फ्री फॉस्फेट, तो एक साइड में तो एक फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और उसके बाद दूसरे साइड में कौन सा फ्री है, OH। ठीक है, 5- एंड ऑफ राइबोस, यानी राइबोस शुगर के जो 5- एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, विच इज रिफर्ड टू एज 5- एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ पॉलीमर द राइबोस हैज फ्री 3- OH ग्रुप, और इसको हम क्या नाम देते हैं, 3- एंड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैकबोन इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज रिफर्ड is formed due to sugar and phosphate. The nitrogenous base linked to sugar moiety project from the backbone. ठीक है, अब बात देखिए क्या लिखा हुआ नीचे। अब देखिए क्या कह रहा है, इन RNA every nucleotide residue has an additional OH group present at 2- position in ribose। यानी कह रहा है जो RNA अगर होगा तो RNA में ये जो सेकंड पोजीशन है, मतलब 1 2, इस पोजीशन में एक अलग से OH ग्रुप होता है। ठीक है, ये यहाँ पे, और इसी की वजह से ये क्या बन जाता, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और DNA का हो जाता है डीऑक्सी। यानी यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है किसका है, ये है आपका DNA का। तो अगर DNA का होगा तो यहाँ सिंपल हाइड्रोजन, और अगर RNA का होगा तो इसी पोजीशन पे क्या लगा होगा, OH। ठीक, इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड खोल के रखा है कि या तो DNA का भी हो सकता है या RNA का भी। DNA का होगा तो हाइड्रोजन और RNA का होगा तो OH। ठीक, तो ये बात क्लियर हुआ। तो वही कह रहा है कि RNA की केस में एक अलग से OH ग्रुप होता है 2- पोजीशन पे। इन
RNA द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। तो जो थाइमिन वाला ग्रुप है, थाइमिन, ठीक है ना, तो थाइमिन वाले ग्रुप में कौन होता है थाइमिन की जगह पे? यूरेसिल। तो जहां जहां पे आपको थाइमिन दिखेगा वहां वहां पे क्या समझना है कि वो थाइमिन हो, वो यूरेसिल होगा। मतलब यहाँ जो थाइमिन है यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूरेसिल। क्लियर हुआ कि जहां पे भी थाइमिन होगा आरएनए के केस में होगा यूरेसिल। देखिए यही यही ध्यान रखने वाली बात है, इन्हीं सब पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। डीएनए as an acidic substance present in nucleus was first identified by फ्रेडरिक मेशर इन 1869। तो डीएनए का जो कैरेक्टर होता है कैसा होता है? एसिडिक होता है। ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियन। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time. It was only in 1953 that James Weston and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Morky Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model of the structure of DNA। तो यानी ये सारा जो कहानी है ये वही है कि किसने क्या किया नहीं किया। तो फाइनली हमें क्या मिल गया? डुअल हेलिक्स मॉडल मिल गया। यानी डीएनए क्या मिल गया? डीएनए कैसा होता है? डुअल हेलिक्स। ठीक है, यानी एक ये स्टैंड एक ये स्टैंड और ये आपस में एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? हेलिकल। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो ये जो डुअल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ये डुअल हेलिक्स मॉडल दिया आपका ये दोनों, इसको शॉर्ट में वेटसन एंड क्रिक भी बोलते हैं। और इनका हेल्प किसने किया? देखिए ये मॉडल पहले किसने दे दिया था? इन दोनों ने। ठीक है, इनके मॉडल के बेस पे इन दोनों ने मिलके डबल हेलिक्स का दिया मॉडल, डीएनए का स्ट्रक्चर। One of the hallmark of their proposition was a base pairing between the two strands of polynucleotide chain। अब यहाँ पे जो दो चेन है, ठीक है, ये जो दो चेन है ये चेन आपस में जुड़े कैसे रहेंगे? ये होगा बेस का पेयरिंग। मतलब यहाँ पे कुछ बेस है, यहाँ कुछ बेस है, यहाँ बेस है, फिर इधर का बेस है, इधर का बेस है। ये बेस बेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं। वो भी कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कैसे कैसे बनता है अभी हम नीचे देखते हैं। ठीक है ना, कि जो दो स्टैंड है वो आपस में कैसे चिपके रहेंगे। जैसे सबसे पहले हमने बात किया कि नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है एन ग्लाइकोसिडिक, फिर उसी शुगर के साथ जब फॉस्फेट बनाता है तो फॉस्फोएस्टर। अब जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तो फॉस्फोडाइस्टर। अब बात आ रहा है कि जो दो चेन बन गया, ठीक है ना, अलग अलग चेन है, अब उन दोनों चेनों को जोड़ना है तो वो दोनों चेन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, तो देखिए आगे। However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a dual-stranded DNA, the ratios between, अब इसमें देखिए किसके किसके बीच में बॉन्ड बनता है? एडेनिन और थाइमिन के बीच में, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, किसके किसके बीच में? प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में बॉन्ड बनता है। क्लियर हुआ? तो एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं आगे। The base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other। तो ये जो एक दूसरे के ऑपोजिट में रहेंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। And therefore if the sequence of bases in one strand is known, तो इस तरीके से अगर हमें एक सीक्वेंस, जैसे एक सीक्वेंस ये रहा, ठीक है, थोड़ा आराम से समझिएगा। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक चेन ये है,
यहाँ पे लगा हुआ है एडेनिन, यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए इसको छोड़िए, बनाने में टाइम लगेगा, मैं आपको ऊपर के फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ एडेनिन, यानी इसके ऑपोजिट वाले में कौन आएगा, थाइमिन। ठीक, फिर यहाँ थाइमिन है तो ऑपोजिट वाले यहाँ पे कौन सा बेस आएगा, एडेनिन। फिर यहाँ पे जी है ग्वानिन, तो यहाँ आएगा साइटोसिन। ठीक, फिर यहाँ जी सी है तो यहाँ आएगा जी। तो वही कह रहा है, अगर हमें एक चेन पता है तो नीचे वाला चेन हम ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर एक साइड का चेन पता है तो दूसरा हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमें एक स्टैंड पता है तो हम दूसरा वाला आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब सोच सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्टैंड फॉर्म अ डीएनए, तो अब मान लीजिए कि ये जो दोनों स्टैंड है, ये दोनों स्टैंड को नया डीएनए बनाना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, तो भी हम बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये दोनों क्या करेगा, एक टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब हम एक मान सकते हैं पेरेंट डीएनए की तरह काम करेगा। कि जैसे ये दो डीएनए आपस में जो जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक, तो अगर ये दोनों एक नया डीएनए बनाना है तो क्या होगा, एक यहाँ से बनना शुरू होगा, एक यहाँ से बनना, तो ये इस तरीके से इसी पेरेंट को ही अलग कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए फिर से एक पेयरिंग ये हो गया और एक पेयरिंग ये हो गया, दो पेयर बन गए। ठीक है ना, अब पहले क्या था, एक ही पेयर था, अब देखिए दो पेयर, यानी पुराने डीएनए से नया डीएनए भी बन सकता है। तो देखिए वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ऑल्सो इफ ईच स्टैंड फ्रॉम डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिंग ऑफ न्यू स्टैंड, कि मतलब पुराने डीएनए से नया स्टैंड बनाना है। द टू डुअल स्टैंड डीएनए दस प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए, तो जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, पेरेंटल डीएनए, क्योंकि सारा कोडिंग वैसा ही हो रखा है। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम्स वेरी क्लियर, तो इस तरीके से जेनेटिक का जो इन्फॉर्मेशन होता है कभी गड़बड़ी नहीं होता इतना जल्दी। ठीक है, अब ये कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे है ए, यहाँ है टी, यहाँ है टी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टी, फिर यहाँ रहेगा ए और यहाँ पे भी रहेगा ए। अब यहाँ से टूटेगा तो क्या बनेगा, फिर इसके लिए जो नया स्टैंड आएगा उसमें क्या बनेगा, टी, फिर इसके लिए ए, फिर ए, फिर इसके लिए क्या बनेगा, ए, फिर टी टी। तो देखिए सेम ऊपर वाले जैसा कॉपी बन रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है अगर दो स्टैंड भी बन रहा है तो कभी भी गड़बड़ी नहीं होगा इतना जल्दी। ठीक है, और ये काफी एक्यूरेट चीजें है। तो आइए देखते हैं अब हम जो कुछ फीचर्स, जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है उसके कुछ फीचर्स देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या, इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो देखिए ये सारी चीजें समझने के लिए आप एक बार नीचे ये वाला डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, देखिए ये जो ऊपर वाला चेन है ये वाला, इसका 5 डैश एंड इधर है और 3 डैश एंड इधर, मतलब राइट में है। ठीक है, 3 डैश राइट में और 5 डैश लेफ्ट में। क्लियर हुआ? सेम उसी तरीके से अगर नीचे वाले का देखेंगे तो ये ऑपोजिट है, 3 डैश एंड वो लेफ्ट में है और 5 डैश राइट में है। क्लियर हुआ? ऊपर देखिए ऊपर वाले का 5 डैश लेफ्ट में और 3 डैश राइट में, और ये 3 डैश आ गया इधर और ये 5 डैश चला गया इधर। क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखिए जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड बनता है वो बनता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ? ये देखिए इसके बीच में 2 बॉन्ड बन रहा है। अब जो ये जी और सी के बीच में वो बनता है 3। ठीक है, अब देखिए ये जो सीक्वेंस इधर का कोई सीक्वेंस नहीं होता कि पहले ए आएगा फिर टी आएगा या जी आएगा सी आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये एक बीच में से कहीं से भी दिखा रखा है, ये वाला सीक्वेंस जो है कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से ये स्टैंड टूटता है यहाँ से, तो इस ए के अकॉर्डिंग जो नया स्टैंड बनेगा वो क्या बनेगा, टी, इसके अकॉर्डिंग बनेगा ए, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा सी, और इसके अकॉर्डिंग बनेगा जी। सेम इसके लिए क्या बनेगा, इधर नीचे वाला स्टैंड, तो ये बनेगा ए, ये बनेगा टी, ये बनेगा जी और ये बनेगा सी।
तो देखिए अगर इसको इसको कंपेयर कीजिए, ये इन दोनों को और इन दोनों को, देखिए वही पहले जो था सेम है, पहले भी ए और टी था, पहले भी ए और टी था, अभी भी क्या ए टी, पहले भी टी और ए था और अभी भी क्या है टी ए, और ये रहा टी ए। यहाँ पे देखिए जी सी, तो यहाँ पे देखिए जी सी दिख रहा है, सी जी, फिर ये आएगा सी जी, यानी सीक्वेंस डबल बनने के बाद भी सेम ही रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ आपको दिखा ध्यान से, ये जो डुअल हेलिक्स का है और सारे क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दोनों, क्योंकि कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? तो देखिए अब ये चीज़ अगर समझ में आ गया होगा तो अब मैं ऊपर के पॉइंट्स आपको समझा सकता हूँ। फिर से देखिए, एक होगा 5-3- तो दूसरा वाला होगा 3-5-, या फिर मैं ऐसे बोलूँ, अगर एक होगा, अगर मान ली ये 3- इधर आता, 5- इधर जाता, तो फिर इसका क्या हो जाता, इसका ये वाला 3- इधर आता, 5- इधर आता था। मतलब अगर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। और ए टी के बीच में 2 बॉन्ड और सी और जी के बीच में 3 बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं अब हम ऊपर के पॉइंट, तो अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो देखा एक ऊपर चेन और एक नीचे चेन, वेयर बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूट बाय शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। ठीक है। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होगा, इट मीन्स कि अगर एक एंड होगा 5-3- तो दूसरा वाला होगा 3-5-, वो भी दिखाया हूँ। द बेस इन 2 स्टैंड्स आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, की जो दोनों स्टैंड है वो एक दूसरे के साथ पेयर बनाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनाता है। और क्या करता है, और बेस का पेयरिंग करता है, तो देख रखा है आपने पेयर पेयर में है। एडिनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, फ्रॉम अपोजिट स्टैंड वाइस वर्सा, कि मतलब अगर एक साइड में एडिनिन है तो दूसरे साइड में थाइमिन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, या फिर एक साइड में थाइमिन है तो दूसरे साइड में एडिनिन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से ग्वानिन साइटोसिन के साथ, या फिर साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बनाएगा, वो भी कितना, वो भी बनाएगा 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू पायरिमिडिन। तो इस तरीके से हमेशा देखेंगे प्यूरिन और पायरिन एक दूसरे के ऑपोजिट में आएगा। कभी प्यूरिन प्यूरिन यानी कि एडिनिन 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 और ग्वानिन कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है ना, प्यूरिन और पायरिमिडिन ही बनाएगा एक दूसरे के साथ। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4। जैसे कि ये स्टैंड है, इसको राइट हैंड की तरफ आपको घुमाना है। ठीक है। जैसे मान लिया 2 तार आप ले लीजिए, उस तार को राइट हैंड की तरफ घुमा दीजिए तो एक देखेंगे कॉइल जैसा बनेगा। तो वही कह रहा है, ये राइट हैंडेड फैशन में घुमा हुआ होता है। ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंडेड में नहीं होता। अब ये समझने के लिए ये वाला देखिए डायग्राम। ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में होता है और इनका जो हेलिक्स होता है वो 3.4 नैनोमीटर, वो सॉरी हाँ 3.4 नैनोमीटर होता है। देयर आर रफली 10 बेस पेयर, और ये एक अगर रफली यानी अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाया जाए तो 10 बेस पेयर होता है। कॉन्सिक्वेंटली अ डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर। अब देखिए एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। क्लियर हुआ? मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। अब अगर 10 बेस पेयर होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डुअल हेलिक्स। तो ये डुअल हेलिक्स वाला समझना है तो ये देखिए ये मॉडल दे रखा है, ले वो, और यहाँ पे सिंबल दे रखा है कि ये जो कलर है ये एडेनिन का है, ये थाइमिन का है, ये ग्वानिन का है कलर, और ये साइटोसिन का कलर वाइज दे रखा है। और ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ये दे दिया कि ये बेस पेयरिंग हो रखा है डुअल हेलिक्स में। तो यहाँ पे सारा केमिकल का नाम नहीं दे रखा है, यहाँ सिर्फ ये जो पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था उसको इस तरीके से कॉइल बना के दिखा दिया है। क्लियर हुआ ना, ये पूरा कॉइल बना के दिखा दिया है, जो भी न्यूक्लियोटाइड का चेन था ये कॉइल बना के दिखा दिया है।
और यहाँ ऊपर पूरा केमिकल को तोड़ के दिखा दिया किस तरीके से केमिकल फॉर्म में ये अरेंज है एक दूसरे के साथ। ठीक है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डुअल हेलिक्स। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से इसके एक एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाता है। ठीक है। फिर यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे हम चीज़ें बना भी सकते हैं। वो अगर डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो वो कहलाता है रेप्लिकेशन। अब डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इस एमआरएनए से जब प्रोटीन बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर हुआ? ठीक है कि ये और इसका जो नाम है ये किसने, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। तो यहाँ से क्या, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और जब प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब कह रहा है देखिए नीचे एक छोटा सा टॉपिक रह गया। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। ठीक है। कुछ वायरस में बता रहे जो इन्फॉर्मेशन है रिवर्स भी हो सकता है, वो है आरएनए टू डीएनए। जैसे यहाँ पे देखिए डीएनए हायर पे है और आरएनए लोअर पे है, लेकिन वहाँ पे क्या हो सकता है आरएनए हायर पे और डीएनए लोअर पे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर हमारा मेहनत आपको सच में लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारा ही मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। जय हिंद।